बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। किसान भाई बहन मन कह कर मतलब कि देखो रोरो में हमेशा कहिला है नहीं कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हर किस्म का जानकारी रोरो मन के मिली है नहीं। तो किसान भाई बहन मन जानकारी लेवे कर आगे चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा स्वरूप। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मत्स्य पालक ले रहे हैं लाभ। सुकरों को स्वाइन फीवर रोग से बचाव के लिए कराए टीकाकरण। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। मछली पालकों के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत मत्स्य पालकों को उनके इस्तेमाल की आवश्यक सामग्री जैसे नाव, जाल, हेचरी, तालाब, आइस बॉक्स इत्यादि सामान मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मत्स्य पालकों को ऋण भी मुहैया कराया जाता है। मत्स्य पालकों का कारोबार आगे बढ़ सके, इसके लिए मत्स्य पालकों का संगठन बनाकर उन्हें उपयुक्त संसाधन मुहैया कराया जाता है। सुकरों में प्रमुख तौर पर स्वाइन फीवर रोग लगते हैं। सुकरों को तेज बुखार, खाना कम कर देना इत्यादि इस रोग के लक्षण हैं। यह रोग संक्रामक होता है और तेजी से फैलता है। इन रोगों से ग्रसित हो जाने पर पशुओं का इलाज कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना भी मुश्किल हो जाता है। यह रोग सुकरों में ना लगे, इसके लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उचित समय पर स्वाइन फीवर टीका आवश्यक लगाएं। खरीफ मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाई को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित झारखंड के लिए मक्का के उत्तम प्रभेद हैं सुआन, बिरसा, विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहे तो कंचन और HQPM2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। सुआन, बिरसा, विकास मक्का 2 या खरीफ मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वही हाइब्रिड प्रभेद हैं कंचन, HQPM2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। यह प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाता है। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। अमरूद के बागानों में इस समय फल मक्खी के प्रकोप होने की संभावना रहती है। अमरूद के पक जाने की स्थिति में फल मक्खी फलों में छेद कर उसमें अंडे दे देते हैं, जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप फल मक्खी के नियंत्रण का सबसे आसान उपाय है। यदि मक्खी का प्रकोप ज़्यादा हो तो 2 मिली मेलाथियान दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर 7 दिनों के अंतराल पर 3 बार छिड़काव करने से अमरूद की फसल से फल मक्खी का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों की डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों की डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों को काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद शिखा। जोहार दर्शकों, मंडी भाव की जानकारी देने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति। यहाँ से हम आपको देंगे मंडी भाव की जानकारी। दर्शकों, सबसे पहले आज हम लेंगे चावल में हम लेंगे परमल को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 3,700 रुपये। दूसरे में हम लेंगे दाल को, गरम दाल, जिसका प्रति क्विंटल दर है 7,500 रुपये। फिर हम लेते हैं आटा को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 2,900 रुपये।
चौथे में हम लेंगे तेल, जो हम लेंगे वनस्पति तेल को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 10,000 रुपये। और आखिरी में हम लेंगे गुड़ को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 4,200 रुपये। तो दर्शकों, आज के मंडी भाव में बस इतना ही। आइए हम आपको वापस लिए चलते हैं स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक है नहीं, मिलक नहीं। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के, हम विराम के बाद घूर के आवत ही और रोरमन के जानकारी देवत ही। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये बारे में है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत होला परे तापर ठारू आज पर्यंत 32,000 टंका पाइछि। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है, जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ये योजना मोबाइल ऐप, ई-KYC प्रक्रिया, मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए AI चैटबॉट किसान ई-मित्र बेहतर कल का एक नया आगाज है। किसान ई-मित्र AI चैटबॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कराता है। पीएम किसान की 17वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि। तो किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रोड मन के फिर से स्वागत है। तो चलिए अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती जानकारी को। आज कल की जानकारी बहुत सुंदर है। ये जानकारी है कि फसलों के उत्पादन में मिट्टी जांच का महत्व। अब देखो, रोड में फसल करत ही तो मिट्टी जांच करवाना तो बहुत ज़रूरी है नहीं भाई, है नहीं। उदाहरण देवा थी कि जैसे मान लो कि आदमी बीमार पड़े ना तो डॉक्टर पर जाए ना, है, और डॉक्टर पर जाल बाद के पता चलेगा कि कौन बीमारी कर कौन दवाई सही होगी ताकि आदमी स्वस्थ होवे, है नहीं। तो वह है कि मिट्टी के जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। तो चलो एक बारे में रोरमन के विशेष जानकारी दिवाई देवा थी फीचर कर माध्यम से। हम सब जानते हैं कि खेती से बढ़िया उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। मिट्टी जांच का मुख्य उद्देश्य खेत की जरूरत के मुताबिक उसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है, ताकि उत्पादन तो बढ़े ही साथ में लागत में भी कमी आए। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। किसानों को समर्पित कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। किसान भाइयों बहनों, फसलों के उत्पादन में मिट्टी जांच कितना ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस बारे में बताएंगे कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर के कृषि वैज्ञानिक और प्रधान राजन कुमार ओझा जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कोई भी फसल लगाने के पहले जाहिर सी बात है मिट्टी जांच करना बहुत ही ज़रूरी है।
तो उसकी क्या प्रक्रिया कब करना चाहिए और इसके बारे में थोड़ा किसानों को बताएं। जी जी, धन्यवाद सभी किसान भाई, आपका स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। ये तो मिट्टी जांच का कार्यक्रम बहुत दिनों से चल रहा है। हम सभी किसान आजकल प्रशिक्षण के माध्यम से पता चलता है कि जागरूक भी हो गए हैं, और चूँकि हम लोग झारखंड प्रदेश में हैं तो यहाँ मिट्टी जांच के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है अम्लीय प्रवृत्ति की है, और अम्लीय प्रवृत्ति होने के चलते क्या है कि जो हमको आवश्यक पोषक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं बाधित होता है, जिससे कि उपज हम सभी को भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है। ऐसे में हम सभी को ज़रूरी होता है कि पहले हम मिट्टी के जांच करा लें, और मिट्टी जांच कराने के बाद उसका महत्व पता चल पाता है कि उसमें हमको आखिर में क्या एक जनरल आइडिया और एक जनरल जो तरीका है, जो हम सभी बोलते हैं कि भाई मिट्टी अम्लीय है, लेकिन अम्लीय होने के साथ जब हम उसमें थोड़ा सा जाएंगे कि हाँ ये चीज़ हम कितनी मात्रा में होना चाहिए, उसका भी ज्ञान हम एक्चुअल ज्ञान मिट्टी जांच के उपरांत ही पता चल पाता है कि हाँ भाई ये मिट्टी जांच किए हैं तो इसमें हमको एक एक विशेष जो पोषक तत्व जो हैं, आवश्यक पोषक तत्व हैं, एक एक का सही मात्रा का अनुमान हम सभी लगा पाते हैं। उसी आधार पे हम सभी उत्पादन, जो भी फसल के उत्पादन करने जाते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि धान लगाने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं यूरिया DAP का, लेकिन जब वहीं दलहनी फसल लगाने जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि भाई DAP डाल दिए, यूरिया का महत्व उतना नहीं है, क्योंकि DAP के माध्यम से ही दोनों चीज़ें मिल जा रही हैं। तो ऐसे में हम सभी को ये प्रयास रखना चाहिए, ये प्रयास करना है कि सभी लोग सबसे पहले मिट्टी का जांच कराएं। मिट्टी जांच कराने से हम जो अभी बार बार बोल रहे हैं कि जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, उसमें जो आवश्यक पोषक तत्व 16 हैं, उसका जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल डाटा है, उसका हमको अंदाज़ा मिल पाएगा कि हाँ ये चीज़ कितनी मात्रा में आपकी मिट्टी में है और उसका हमको कितना डालना है और हम कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं। मिट्टी की जांच पर सरकार की ओर से भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है। सवाल है कि आखिर मिट्टी की जांच की जरूरत क्यों पड़ती है। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये रहता है कि भाई मिट्टी का नमूना हम कैसे लें। तो वो मिट्टी का नमूना लेने के लिए यहाँ के जो मिट्टी का भूमि का जो पैटर्न है, उस अनुसार से हम सभी किसान भाई यही प्रयास रखना चाहिए कि जो साधारण विधि है उसको अपनाएं, जिससे कि एक किसान भाई भी जाकर के उसको मिट्टी के नमूना को ले पाएँ। एक प्लॉट से, एक जो खेत हम में बुआई करने जा रहे हैं वो आधा एकड़ हो, 1 एकड़ हो, तो उससे हम चारों कोने से और एक बीच से 15 सेंटीमीटर की गहराई से हम मिट्टी का नमूना लेंगे। उसके लिए हम चार कोने हो गया और एक बीच वाला सेंटर से हम मिट्टी का नमूना लेंगे। उसमें तरीका यही रखना है कि मेड़ से हट करके 1.5 से 2 फीट अंदर जा कर के एक कोने से हम मिट्टी का नमूना का चुनाव करेंगे, दूसरे कोने से भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, तीसरे से भी, चौथे से भी, और बीच का जो है वो सेंटर में खड़े हो गए कि ये बीच वाला मेरा खेत है, यहाँ से हम मिट्टी का ये तरीका रखना है कि ऊपर में जो मिट्टी के ऊपर में घास फूस हैं उसको हटा देना है, उसको क्लियर कर देना है। उसके बाद से हम एक कुदाल या फावड़ा जो होता है उसका जनरल जो गहराई करने के का ये रहता है ये गहराई कर सकता है, वो ये है कि 15 से 20 सेंटीमीटर तक वो गहरा कर सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड ये भी रहता है कि भाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक की ही मिट्टी के गहराई से हमको मिट्टी का नमूना लेना है। वो मिट्टी की गहराई में गए और वहाँ से हम, हाँ ये तरीका रखना है कि वी शेप कहने का मतलब कि जब कुदाल से हम गुड़ाई करेंगे तो वो थोड़ा तिरछा जाएगा, फिर उधर से आएंगे अपोजिट साइड से वो भी तिरछा जाएगा। तो इस तरह से वी शेप बन जाता है। वी शेप बन गया तो उससे हम उसमें जो मिट्टी है उसको हटा दिए, और अब क्या करेंगे कि ऊपर से नीचे तक जो दीवार बना है, जब इस तरह से आकार बन गया तो उसमें जो हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे छीलेंगे
तो आधा इंच 1 इंच तक हमको वहाँ की मिट्टी एक जगह से लेना है। दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें जगह से भी सबको एक जगह इकट्ठा कर लिए और उसको पाँचों को मिला करके अब पार्टीशन करेंगे, 4 भाग प्लस का चिन्ह दे दिए। जानकार कहते हैं कि मिट्टी की जांच मुख्यतः 2 समस्याओं के समाधान के लिए होती है। पहला, फसल और फल वृक्षों के पोषक तत्वों की सिफारिशों के लिए और दूसरा आम्लीय और क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए। और उसमें आमने सामने के जो भाग हैं उसको फेंक दिए। इस तरह से 2-3 बार जब प्रक्रिया करेंगे तो मेरे पास 250 से 300 ग्राम मिट्टी का नमूना इकट्ठा होगा। उसको हम जो भी स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिट्टी जांच प्रयोगशाला हैं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आजकल स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से बहुत ज़्यादा इस पर जागरूकता भी आ गई है, कार्य भी हो रहा है, कार्य हुआ भी है। तो उसमें हम सभी कृषक मित्र ATM है, BTM है, इनके माध्यम से मिट्टी का नमूना हम उचित जगह पे, उचित प्रयोगशाला में भिजवा देंगे। विधि की बात वो लोग अपने स्तर से कर लेते हैं कि किस माध्यम से हमको इनका मिट्टी का जांच कराना है। उसके बाद से आपका रिजल्ट 15 दिन 20 दिन जो भी प्रक्रिया है उसको करते हुए एक सॉइल हेल्थ मिट्टी जांच मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक दिया जाएगा। उसमें सभी चीज़ें जो भी हम आवश्यक पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं उसका स्थिति के बारे में, आकलन के बारे में दिया जाएगा और उससे पता चल पाएगा कि हाँ, मेरी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटास की कमी है। जिस चीज़ की भी कमी है उसके लिए उसमें अनुशंसित भी किया जाता है कि ये चीज़ आपको, अगर यूरिया की कमी है तो वहाँ पे यूरिया की मात्रा को इतना बढ़ा करके आपको देने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा मात्रा है तो ये भी सुझाव रहेगा कि इसकी मात्रा को भाई एक जनरल किसान 1-1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर डाल रहे हैं तो उसमें अगर ज़्यादा मात्रा मिट्टी जांच के उपरांत पाया गया तो उसमें सुझाव रहेगा कि हाँ भाई, आपको एक मात्रा कम मात्रा में डालने की ज़रूरत है। तो देखा किसान भाइयों, अगर आप कोई भी फसल लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मिट्टी का जांच अवश्य करवा लें। इससे क्या होगा कि उत्पादन में तो वृद्धि होगी, गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी इस बारे में। जाहिर सी बात है किसान भाई इस पर अमल करेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हमें दे इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। तो देखो, मिट्टी जांच कर का महत्व है एक बारे में पता चल गलक। तो चलू अपन कार्यक्रम के और आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी को। दूसर जानकारी जो है कि बरसात के मौसम में पशुओं के देखभाल कैसे करल जाए, ये तो भाई बहुत ज़रूरी है कि बरसात के मौसम में पशुओं का देखभाल करना ज़रूरी है ना। कि उमन में कई किस्म का रोग हो जाएला, उमन कर खान पान, उमन कर रख रखाव। तो अगर रौरे मन कर पूरा जानकारी चाहिए, चलू हमरे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनका पास लेकर चला थी, आज जानकारी के दिवाए देवा थी। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर और हमारे साथ हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पूनम सोरेन जी। आइए इनसे जानते हैं बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बरसात के मौसम में खास करके जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही होती है तो उनके आवास जो होते हैं कभी कभार वो टपकना शुरू कर देते हैं, रिसना शुरू कर देते हैं और उनके दीवारों में सीलन लग जाती है। तो उन सबों को ठीक ठाक कर देना चाहिए। और इस मौसम में कीड़े मकोड़ों का जो प्रकोप होता है वो बहुत अधिक हो जाता है। तो उस तरह के स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि कीड़े मधुमक्खी सब और मच्छर सब ये सब दूर हटे। इसके अलावा भी और ये है कि जितने भी कीड़े सब कोने में जमा हो जाते हैं उन सब कीड़ों को जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उन कीड़ों को खाने के लिए फिर बाद में फिर मेढक जैसे जीव आने लगते हैं उनको खाने के लिए, और उन मेढक को खाने के लिए फिर उनके ये मतलब सांप जैसे जीव भी आ सकते हैं। तो उससे काफ़ी एक मतलब सिक्योरिटी का इश्यू हो जाता है जीवों के लिए। तो इन सबों से निदान के लिए सबसे पहले साफ़ सुथरा आपका गोहाल या फिर जो बकरी घर जो भी है वो सबको साफ़ सुथरा रखना चाहिए और वहाँ पर पानी का जमावड़ा नहीं होना देना चाहिए। अगर पानी का जमाव हो रहा है तो आप लोग झाड़ू करके उसको ढलान से या नाली के द्वारा उसको बाहर कर देना चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि बरसात के मौसम में काई बहुत जम जाते हैं। तो जैसे कि पानी का नाद हो गया, खाना का नाद हो गया, उसमें काई सब जम जाता है।
तो समय समय पर वो सबको भी साफ़ सफाई कर देना चाहिए। और देखिए पशुओं के लिए जो बरसात का समय होता है, इस समय इन लोगों को, जैसा आप जानते हैं कि अचानक सूखे से, जो गर्मी का मौसम होता है एकदम सूखा सूखा उन्हें चारा मिल रहा होता है, उससे अचानक फिर हरा चारा उन्हें मिलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो अचानक ही हम उन्हें ढेर सारा हरा चारा दे देते हैं, तो उनमें कब्जियत, बदहजमी, अपच, ये सब का प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप लोगों को चाहिए कि उसकी शुरुआत इस तरह से करें कि 60-40, मतलब कि पहले जो गीला चारा है वो 60% और जो सूखा चारा है वो 40%, उस हिसाब से धीरे धीरे करके हम लोगों को गीले चारे का जो ये मात्रा है उसको बढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोगों को इसमें मिनरल मिक्सचर है जो मतलब 25 to 35 ग्राम जैसे, और नमक जो है वो 20 से 30 ग्राम जैसे उसमें ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में इतना जो अचानक ये जो हरा चारा आता है इसमें बहुत सारे खनिज लवण की कमी भी होती है। तो ये खनिज लवण अगर हम लोग उसमें डालेंगे तो उसमें खनिज लवण की मात्रा ठीक हो जाएगी। और बरसात का जो समय होता है इसमें जो घास होते हैं, जो हरे चारे होते हैं, इसमें कीड़े मकोड़े बहुत अधिक मात्रा में पनपने लगते हैं। तो हम लोगों को बरसात से पहले कृमिनाशक दवाइयों को इन्हें खिलाना चाहिए पशुओं को। एल्बेंडाजोल हो गया, फेनबेंडाजोल, लेवामिजोल हो गया। तो ये सब से उनका जो पेट का जो कृमि है वो सब मर जाएगा और फिर वो लोग स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। बरसात के मौसम में होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बरसात के मौसम में आप लोगों को सबसे पहले तो बरसात के मौसम से पहले मैं कहना चाहूँगी कि टीकाकरण पशुओं का अवश्य कराएं, क्योंकि बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े बहुत अधिक पनपते हैं, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु ये एकदम सक्रिय हो जाते हैं। तो इस समय आपको गलघोटू रोग हो गया, लंगड़ी बुखार हो गया, HSBQ, और इसके अलावा आपको खुरपका, मुँहपका, उसको खुरहा रोग भी कहते हैं, FMD, ये सब भी होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। जो बहुत ही एकदम जो नदी के किनारे जो बसे हुए जो गांव होते हैं वहाँ पर ब्रूसेलोसिस, थैलेरियोसिस, ये सब बीमारियां होने की चांसेस होते हैं। और चमकन की संभावना भी बहुत अधिक हो जाती है। तो इन सबों से निजात पाने के लिए आपको बीच बीच में उन्हें आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी सबक्यूटेनियस उनके चमड़े और मांस के बीच में देना चाहिए। और साथ ही साथ उन्हें आप चाहे तो ब्यूटॉक्स करके कुछ या फिर रेड करके कुछ एक्टोपैरासिटिक ये दवाइयाँ आती है, तो उससे भी आप उनके ऊपर स्किन पर लेप लगा करके चमकन से निजात पा सकते हैं। बरसात के मौसम में जो गर्भस्थ पशु होते हैं जी, उनकी देखरेख किस प्रकार करनी चाहिए, उनके खानपान की क्या व्यवस्था करनी चाहिए? गर्भावस्था की स्थिति में मैं तो यही कहूँगी कि बरसात के मौसम में जहाँ भी गंदे पानी का जमावड़ा हो जाता है तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो गाभिन जो पशुएं हैं उन लोगों को बाकी झुंड से अलग रखें और उन लोगों को साफ़ पानी और साफ़ खाना दें। अगर वो लोग साफ़ पानी का सेवन नहीं करते हैं, अगर वो लोग गंदे पानी में चले जाते हैं, कीचड़ में चले जाते हैं या फिर गंदे नाली में ही वहाँ पर नहाने लग जाते हैं, तो अगर गंदगी उनके गर्भ वाले से क्षेत्र से या फिर उनके मुंह से होकर के अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा उनके शरीर के अंदर चला जाएगा या फिर कान के द्वारा, तो कानों में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। उनके गर्भाशय के अंदर अगर चला जाता है तो फिर वहाँ पर वो गर्भदाह जिसे मिसकैरेज कहते हैं वो भी हो सकता है। और उनके अगर शरीर के अंदर चला जाए तो फिर उनके डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके पाचन तंत्र को पूरी तरह से ये कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। अपच, कब्जियत, ये सब की संभावना हो। मैं सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने जो गोहाल है या बकरी का घर है या सूकर का घर है उसे कोशिश करें कि उसे साफ़ सुथरा रखें और बीच बीच में चूना, फिनाइल आदि से उन घरों की सफाई करें। और उनके जो एंट्री गेट है अगर हो सके तो फिर वहाँ पर अगर आप लोग फिनाइल का अगर लिक्विड वहाँ पर रख सके, जिससे कि कोई भी पशु अगर अंदर आए या बाहर जाए तो फिर वो उस फिनाइल से उसका खुर जो है वो धुल जाएगा और उसके खुर में जितनी भी बीमारियाँ होती है, खास करके बरसात के समय में कीचड़ में चलने से, तो उन बीमारियों से भी उसका बचाव हो सकेगा। तो देखा किसान भाइयों, हमारे पशु वैज्ञानिक ने
बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियों के बारे रख रखाव आवास के बारे में जो बताई, इनके बताए गए नक्शे कदम पर आप चलेंगे तो आपकी पशुओं की देखभाल होगी, आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और उनसे आप रोजगार भी पैदा कर सकते हैं। आप इस कार्यक्रम में आई मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आज रौरे मन के दू गो जानकारी मिलेगा, दुयो बेस रहे चले तो रौरे मन के हमेशा कहिले भाई और आइजो कहती है नहीं कि अगर ऐसा कोई जानकारी रोटिन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांचूर रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रौरे मन मनोज वर्मा की इजाजत दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।